वेक्टर एनालिसिस की इस सीरीज में आपने देखा, मैं आपको अब तक 11 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एलटी ग्रेड की जो यूनिट है वेक्टर एनालिसिस, उसमें जितना भी सिलेबस दिया हुआ था सारा का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कराने के लिए मैंने आपको अब तक 75 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और उन्हीं क्वेश्चन को या फिर मैं कहूँ आप ये प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 4 5। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब आपका ये है कि आपका जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है वो इक्वल है किस चीज के? 3 के। और मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है वो इक्वल है 4 के। और जो मॉड ऑफ वेक्टर सी है वो एक्चुअली इक्वल है आपके 5 के रेस्पेक्टिवली। इफ द वेक्टर्स एबीसी आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब आपका ये होता है कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है किस चीज के? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। ओके, साथ ही साथ ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किस चीज के? वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के। ठीक है, और एक चीज ये कह रहे हैं कि आपका वेक्टर सी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किस चीज के? वो आपका परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ऐसा इनका कहना है। कह रहे हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमको ये पूछा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है? इसका स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, साथ ही साथ में प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट लगाइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अगर मैं इसको वैल्यूज को पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस सी मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं। तो जी 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 दैट इज आपका हो गया 50 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वेशन 1 कह दें और होल्ड कर लें। अब जो कंडीशन आपको गिवन है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। कह रहे हैं वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसी के? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका परपेंडिकुलर है दैट इज थीटा की वैल्यू 90 है, इसका मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन में। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी 0 के। मैं इसको आगे ओपन कर देता हूं तो मुझे मिलेगा क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही अब जो दूसरा पार्ट गिवन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आपको पता है क्या? कि परपेंडिकुलर है मींस आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें मिलेगा यहाँ से कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। या फिर मैं यहां से लिखूं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है ना? सिमिलरली जो बचा मेरा तीसरा, अगर मैं उसको आगे सॉल्व करूं इसको, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। हम इसको भी एक्सपेंड कर देता हूं, मिलेगा क्या कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हो गई 0।
और अगर मैं इन तीनों को, इसको, इसको, इसको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है बताता हूं। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा कि 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये आपके डॉट प्रोडक्ट हैं, शायद आपको ना दिख रहे हो, ठीक है, ये डॉट है। क्यों? आप देखेंगे कि ए डॉट बी यहाँ पर है, बी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बार आया। ऐसे ही ए डॉट सी डॉट ए 2 बार आया, तो सारे ही 2 बार आएंगे, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। और इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ और इसमें पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है किस चीज की, 50 प्लस 0 डेट इज 50। और 50 एक्चुअली वैल्यू किस चीज की है, आपकी 50 जो है वैल्यू है वो है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, इसकी है ना। हमसे तो ये पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड आउट कीजिए, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हमसे तो ये पूछा है। तो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ 50, और ये होता है आपका 5√2, ठीक है, 5√2। कैसे? आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाता है और 2 का √2 हो जाएगा, तो 5√2। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वो आपका ऑप्शन नंबर ए 5√2 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। एक क्वेश्चन यहाँ से मिस है, कोई नहीं, चलिए चलते हैं 78 क्वेश्चन पर। कह रहे हैं फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर दिस, ठीक है, यूजिंग वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अब ये आप यहाँ पे cos थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश मत करने लगना, क्योंकि उन्होंने साफ बोल रखा है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, और हमें इस चीज से मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे लिखा क्या है। हमें किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है, आप देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, सब जगह साइन दिया हुआ है ना, कहीं पर कॉस तो नहीं है, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करूंगा। अगर ये ना लिखते तब भी मैं क्रॉस ही करता, अब लिख दिया तो और अच्छी बात है कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। तो एक फार्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, क्या, कि साइन थीटा जो होता है, अगर मैं कहूं मेरे पास 2 वेक्टर हैं इस प्रकार से, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हुआ करती थी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। अब हमें इतनी सारी चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, तो पहले मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, आइए देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे आप मॉडुलस लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी या फिर मैं कहूँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आपको मॉडुलस लेना होगा, ठीक है। ये आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको थ्योरी में सब कुछ पहले से करा चुका हूँ, और आई थिंक आपने थ्योरी ना ही देखी होगी, इस वजह से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आई जे के लिख लूंगा, ठीक है। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। आई क्या है, यहाँ से देखता हूँ 3 4 और 0, यहाँ से देखता हूँ मैं 1 -1 1, ये बी के कोफिशिएंट्स थे, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ तो 4 - 0 दैट इज 4 आई कैप, ठीक है, माइनस, अब जे के लिए देखता हूं मैं तो 3 - 0 दैट इज 3 जे कैप, प्लस के कैप के लिए मैं देखना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला प्लस जो है इसकी जगह मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है, -7 के कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसका मॉडुलस, ठीक है। तो मैं निकालूंगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूं, हालांकि थ्योरी में मैं आपको ये सारी चीजें पहले से करा चुका हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार प्रैक्टिस करने से पहले आप थ्योरी जरूर देखा कीजिए, थ्योरी में बहुत कुछ छुपा होता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पाएंगे क्या, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 49, आप इसको ऐड कर लीजिए तो आप पाएंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 9 और प्लस 5 दैट इज 4, ठीक है,
और ये 4 + 2 6 + 1 दैट इज 7 4। ठीक है, आपको मिल गया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और चाहिए, तो मैं उनको भी निकाल ही लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं मॉड ऑफ ए की बात करता हूँ तो मॉड ऑफ ए इक्वल होगा किस चीज के, 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16 दैट इज 25 मतलब 5। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालता हूँ तो होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 1 दैट इज √3। सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किस चीज के, √74 इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए दैट इज 5√3। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पर, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ ए कैप बी कैप सी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स एंड मॉड ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप की वैल्यू 0 है, देन ए कैप डॉट, अरे इसका क्वेश्चन मैं आपको 3 4 बार तो मैं ही करा चुका, इसका आंसर माइनस का 3/2 आएगा। कैसे कराता हूँ, सबसे पहले जो आपके पास गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है, गिवन है कि ए कैप बी कैप सी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू इक्वल है मॉड ऑफ बी कैप की वैल्यू इक्वल है मॉड ऑफ सी कैप की वैल्यू और इक्वल है किस चीज के, 1 के। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर्स का मतलब यही होता है कि उसका मॉडुलस जो है वो आपका 1 है। तो यहाँ से एक चीज और बताता हूँ, इन्होंने कहा कि ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप की वैल्यू है आपकी 0, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप की वैल्यू क्या होगी, वो भी आपकी 0 ही होगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मैं कहूँ कि इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी 0 ही होगी। ठीक है, क्यों किया मैंने स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ओपन करने के बाद ही वो वाले टर्म्स आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी कैप का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप। ठीक है, और आरएचएस क्या है, आरएचएस तो आपका 0 ही है। ठीक है, आरएचएस तो आपका 0 ही चल रहा है। तो इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज हो गई 1 + 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप और आरएचएस 0। अब मैं इन सारी वैल्यूज को आरएचएस में ले जाता हूं तो मुझे मिलेगा ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप की वैल्यू हो गई माइनस का 3/2। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार मैं अपने ही क्वेश्चंस में करा चुका हूं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें ऐसा देख सकते हैं कि अगर आपने 1 2 बार प्रैक्टिस कर ली तो आपने क्वेश्चन देखा उसका आंसर टिक कर दिया, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, 2 या 3 सेकंड में आप तो सोचेंगे अरे वाह ऐसा क्वेश्चन, टिक कर दिया हो गया। सॉल्व करने की जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर क्या है। करें इफ द वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द यूनिट वेक्टर्स एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन। कहने का मतलब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है और वो कह रहे हैं क्या, तो उनके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। मैंने आपके सामने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर ए, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर बी, और ये एंगल जो है वो क्या है, ये आपका ओ होता है। ठीक है, इसको मैं ओ कह देता हूँ और ये है आपका 60 डिग्री। ठीक, तो हमको पूछा है कि आपके जो एक रिलेशन है उनमें से कौन सा रिलेशन सत्य होगा, ट्रू होगा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुल मिला के अब मेरी अप्रोच क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग में पहला आइडिया ये आना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। अगर अप्रोच नहीं आएगी, उल्टी सीधी अप्रोचेस आएंगी तो क्वेश्चन ना तो सॉल्व होगा बल्कि आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो अप्रोच जरूरी है। आप देखेंगे ऑप्शंस को, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, कुल मिला के या तो मुझे ए प्लस बी से रिलेटेड कुछ करना होगा या फिर मुझे कुछ ए माइनस बी से रिलेटेड कुछ करना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको मेरा अप्रोच जो ढूंढने का तरीका है वो समझ में आया होगा। मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो या तो मुझे ए प्लस बी करना होगा या मुझे ए माइनस बी करना होगा। चलिए मैं ए प्लस बी से स्टार्ट करता हूं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर मैं निकालूं, इसका स्क्वायर ही निकालता हूं,
इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें आपको बताने के लिए। और एक चीज और बोली है कि ए और बी आपके कैसे वेक्टर्स हैं, वो आपके भाई यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 1 होगा। तो मैं अगर इसमें पुट करता हूं कि 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, ये क्या मिला, ये मिला मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, अगर थीटा जो है उन दोनों के बीच का एंगल है तब, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 1 और यहाँ तो थीटा है आपका 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू फटाफट पुट कीजिए, ये होती है आपकी 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा आपका क्या, ये बचा आपका 2 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। तो ये थी आपकी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालता हूँ तो हो जाएगा किस चीज के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज 1.732। रूट 3 की वैल्यू आई थिंक आपको याद होगी। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो मेरा ग्रेटर देन है 1 के, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसकी वैल्यू 1.732 है, 1 से 0.732 ज्यादा है, दैट इज 1 से तो ग्रेटर ही है। तो मेरा तो आंसर पहली बार में ही आ गया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन 1। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ ओ ए इज इक्वल टू दिस एंड ओ बी इज इक्वल टू दिस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विल बी, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इन्होंने इसको नेम दे दिए, इसको कह दिया ओ, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी। तो आपको एक ओ ए वेक्टर गिवन है, एक आपको ओ बी वेक्टर गिवन है, ठीक है। मैंने थोड़ा आगे पीछे बोल दिए, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बहुत पहले जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं इसकी वैल्यू होती है 1/2 और मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। आई थिंक आपको शायद याद आ रहा हो क्योंकि करा तो मैं चुका ही हूं थ्योरी में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमारा प्राइमरी जो पर्पज है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां से निकालूंगा ओ ए क्रॉस ओ बी इक्वल होगा, ठीक है। मैं एक 3/3 का डिटरमिनेंट बना लेता हूँ, आई जे के, कैप आप अपने आप ही लगा लीजिएगा। क्या क्या है, 1 -1 1, ये है आपका 0 1 1। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, -1 और -1, ठीक है। दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस -1, क्यों, एक वो माइनस बीच में आता है ना, सॉल्व करना आपको आता होगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 आई कैप माइनस जे कैप टाइम्स क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 1 प्लस के कैप टाइम्स क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 1। कुल मिला के मैं कहूं तो मुझे मिला माइनस का 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। यही तो मिला ना मुझे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका मॉड। तो मैं फाइंड आउट करूंगा मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए क्रॉस ओ बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज हो गया आपका √6, ठीक है। उठा के वैल्यू अपने फार्मूले में पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 √6। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी √6 इज डिवाइडेड बाई 2 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको फार्मूला याद होगा। अगर फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, क्या है, कह रहे हैं इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ओके, मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, कैप लगा हुआ है, ठीक है, मैं भी कैप ही लगा देता हूं, आदत में नहीं है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक कंडीशन आपको ये गिवन है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है बस। कह रहे हैं क्या कि
x माइनस वेक्टर ए कैप डॉट प्रोडक्ट बाई वेक्टर x प्लस ए कैप की वैल्यू क्या है 3। तो आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है मॉड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप का स्क्वायर। कैसे? अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करें तो आप पाएंगे क्या, वेक्टर x डॉट वेक्टर x, ठीक है, प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर f माइनस वेक्टर a कैप, ठीक है, डॉट a कैप। ये कुछ वेक्टर्स की जगह कैप लगा लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3। और आपको एक चीज पता होगी, इसको क्या ये नहीं लिख सकता कि मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। इससे ये तो कैंसिल हो गए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। माइनस मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3। ये आपका कैप है, ठीक है। तो मैंने वही तो लिखा, मैंने भी वही तो लिखा कि इसकी वैल्यू है 3। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 4। यहां से अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी √4 दैट इज 2। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83। कहने द वैल्यू ऑफ दिस विल बी। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आएगा, वरना मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कैसे। अगर मैं वेक्टर ए को ऐसे ही होल्ड करता हूं और इनको ओपन कर लेता हूं, ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं, बाद में देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा क्या, कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस, ठीक है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके के साथ की, प्लस ये, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं सी का करूंगा, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ओके, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यही तो है ना, जी बिल्कुल यही है। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना, यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं, या तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, डॉट होगा, क्रॉस होगा। सिंपल में कोई साइन नहीं होगा, डॉट में डॉट होगा, क्रॉस में क्रॉस बना होगा, ठीक है। तो क्या इसको ये नहीं लिख सकता कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, मैं इनको ब्रैकेट में ही लगा लेता हूँ, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब आप सोच रहे होंगे शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ से ये वाला टर्म तो लिखा ही नहीं। तो आप जानते होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर एक वेक्टर है, उसकी उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, वो आपकी 0 होती है। इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट में जो साइन आता है ना, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो जाती है। अब मैं डॉट प्रोडक्ट को आगे एक्सपेंड करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट टर्म तो यही है, समझना। कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ओके, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। सारा खेल तो यहीं पर है। अब अगर आपने थ्योरी में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ा होगा तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख गया होगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ एबीसी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, प्लस इसको लिख सकता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए, प्लस इसको लिख सकता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। और एक चीज आप पहले से जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आपके दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है 0 के। कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास ये बचा ए बी सी और ये तो हो गया आपका 0 प्लस 0। चेक कीजिए ऑप्शन, ए बी सी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर ए, ठीक है। मैं इसको आगे लिख देता हूं, अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूं, अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको ही तो ये लिखा है ना, तो मैं इसको रिवर्स कर दिया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है, कह रहे हैं इफ ए बी सी आर द वेक्टर्स, ठीक है, थ्री वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर द थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट, पहले जो गिवन है उसको ही लिख लेता हूं, पहले जो गिवन है उसको ही लिख लेता हूं कि वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल है वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल है वेक्टर सी का मॉडुलस इक्वल है किसी इसके 1 के, सच डेट एक कंडीशन गिवन है। मैं आपको कई बार करा चुका हूं, इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, कई बार करा चुका हूं। तो कहें देन द एंगल सबटेंड बाय दिस वेक्टर ए विद वेक्टर सी। ठीक है, ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको ओपन कैसे करते हैं। तो ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आगे मैं ओपन करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और साथ में सिंपल मल्टीप्लाई, ना डॉट ना क्रॉस, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, साथ में सिंपल मल्टीप्लाई वेक्टर सी के साथ में, ना तो डॉट ना क्रॉस। ठीक है, ये रहता है आपका फॉर्मूला। तो अब जो गिवन है ना उसको देख लेते हैं। हमको गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू है 1/2 वेक्टर बी। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो पाऊंगा क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और साथ में वेक्टर बी माइनस, पहले दूर के वाले के साथ होती है फिर पास वाले के साथ होती है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी साथ में वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 वेक्टर सी। ये समझाने का तरीका है, करने का तरीका ये नहीं होता है। ठीक है, वो आपको दिखाना होगा कि आपकी ये और ये है आपके पैरेलल नहीं है या फिर कोलिनियर नहीं है, फिर जो कंडीशंस मिलती है वहां से जाके हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आप ऐसे इसका आंसर बहुत इजीली ला सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो शायद इस क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखें कि ये भी बी है और ये भी बी है, ठीक है, तो अगर मैं इनको कोफिशिएंट देखूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोफिशिएंट देखते नहीं है, सिर्फ आपको आंसर लाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि आप ऐसे कर सकते हैं जिससे कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे मैं सिर्फ बोल रहा हूं समझाने के लिए, ऐसा करते नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से वेक्टर बी का कोफिशिएंट कंपेयर कर दूं तो मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की वैल्यू होगी 1/2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू इक्वल होगी 0 की। अगर मैं कह देता हूं ए और सी के बीच का एंगल θ1 है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, तो वेक्टर ए वेक्टर सी कॉस θ1 की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू आपके सामने पहले ही है कि 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कि कॉस θ1 की वैल्यू किस चीज के इक्वल है 1/2 के, दैट इज θ1 इक्वल है 60 डिग्री, दैट इज 5/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी कभार आपसे ए और बी के बीच से पूछ लेगा, कभी कभार आपसे ए और सी के बीच का पूछ लेगा, तो दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपसे ए डॉट बी के बारे में पूछे या फिर कहूं कि ए और बी के बीच का एंगल पूछे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ए डॉट बी 0 है तो आपको पता होगा ए डॉट बी कब 0 होता है, जब आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, वरना वो भी छोड़िए, आप लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस, मैं बोल देता हूं इनके बीच का एंगल θ2 है, RHS 0, दैट इज कॉस θ2 की वैल्यू क्या होगी 0 और θ2 इसके इक्वल हो जाएगा 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ही 0 होती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको कंडीशंस टिप्स पर होनी चाहिए कि भाई अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो दोनों के परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के वेक्टर। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है दैट इज दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक आपका आंसर ये है और एक आंसर आपका ये है कि θ1 की वैल्यू 5/3। तो इसमें हमसे ये वाली पूछी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है, कह रहे हैं अ फोर्स, ठीक है, अ फोर्स दिस एक्ट थ्रू द पॉइंट दिस, व्हाट विल द मोमेंट ऑफ द फोर्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको शायद से याद आ रहा हो
मैंने आपको बार बार फोर्स देके एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से था कि मोमेंट ऑफ द फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ द फोर्स कहें या फिर मैं कहूं टॉर्क, एक ही बात है। रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको साफ साफ लिखाई थी कि एवी क्रॉस वेक्टर एफ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, और ना केवल आपको फॉर्मूला लिखाया था बल्कि आपको चीख चीख कर एक बात भी बताई थी। वो बात कुछ ये थी कि ये जो है ये वो वाला पॉइंट होता है जिसके आगे आपका अबाउट लिखा हुआ होगा, और बी जो होता है आपका दूसरा जो बचा हुआ या फिर मैं कहूं पासिंग थ्रू वाला, ठीक है। किस में से क्या घटाना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी आपका ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पे बी कौन सा है, ए कौन सा है, इंपॉर्टेंट वो है। मैंने आपको बोला था कि अबाउट वाला पॉइंट होता है वो हमेशा आपका ए होता है। करें अबाउट द पॉइंट, दैट इज ये वाला जो वेक्टर है ये आपके वेक्टर ए के इक्वल होगा, ठीक। और ये वाला किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ ओ बी, अगर आप मैं यहाँ पे ओ ए लिख दूं, ठीक है। ये आपका है ओ ए वेक्टर, ये है आपका ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे चाहिए ए बी इंपॉर्टेंट है, निकाल लीजिएगा। तो ए बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किस चीज के, ओ बी माइनस दैट इज दिस टू आई कैप। मैं आई जे के नहीं लिखता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। माइनस 1,2, -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -1, 3 माइनस -1 दैट इज 4, ठीक है। ये आपको मिल गया, और एफ आपके पास गिवन है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आप ए बी क्रॉस वेक्टर एफ निकालिए, तो क्या निकालना कोई बड़ी बात है, यहाँ पे आई कैप जे कैप। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लिखे ही नहीं, लेकिन समझना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो ए बी क्या है, 1 -1 4, क्योंकि वो पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, उसमें आई जे के अंडरस्टूड रहते हैं। तो आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आई जी के आप लिखो ही मत, बस माइंड में रखो कि हाँ इसके साथ आई जी के हैं, ठीक है। और वेक्टर एफ क्या है, 5 3 4, 5 3 4, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पाएंगे क्या, मैं पाऊंगा इसमें आई कैप टाइम्स दिस इंटू दिस, -4 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12, तो -4 -12 माइनस का 16, ठीक है। माइनस का 16 अगर आप देखें आई का कोफिशिएंट माइनस का आ गया, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आई का कोफिशिएंट माइनस का आ गया, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे आई का कोफिशिएंट किसी और ऑप्शन में माइनस का नहीं है। ये होती है छोटी छोटी ट्रिक्स टाइम बचाने की। पूरा सॉल्व करने में बच्चे लग जाते हैं तो वहां पे उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है। हालांकि मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, बट मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। माइनस जे कैप टाइम्स लिखूंगा तो क्या आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस टाइम्स 5 × 4 दैट इज 20, तो हो गया 4 -20, ठीक है। 4 -20 मतलब क्या हो गया, माइनस का 16, प्लस के कैप टाइम्स 3 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज 8। अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। चेक कर लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मुझे करना ही क्यों है इतना, कम से कम 10-12 सेकंड तो वेस्ट किए ना मैंने इस पे, आंसर तो पहले ही मिल गया था, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि छोटी छोटी चीजों में टाइम बचाते कैसे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर क्या है, आइए देखते हैं। कैन द वेक्टर दिस विच इज कोलिनियर टू द वेक्टर ए एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 विल बी, ठीक है। इन्होंने कहा कि वेक्टर ए वेक्टर बी जो है वो आपका कोलिनियर है, और किसके, वेक्टर ए के। तो मैंने कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी में बताया था कि ये कहना चाह रहे हैं कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी आपका ये है कि लैम्डा 2, 1, -1 ये है। अब आपको बी मिल गया, ए मिल गया, और एक कंडीशन ये गिवन है, दोनों में उठा के वैल्यूज पुट कर देता हूं, मिल जाएगा जो मिलना होगा, ठीक है। तो ए क्या है आपका,
ये है आपका 2, 1, -1। ओके, ठीक है, इतना आ गया। डॉट प्रोडक्ट बाई लैम्डा टाइम्स 2, 1, -1 और RHS तो 3 ही है। तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई मतलब नहीं है डॉट और क्रॉस से। इन दोनों का डॉट और क्रॉस कर लेता हूँ, मतलब डॉट कर लेता हूँ, क्रॉस तो है ही नहीं। तो 2 2 जा 4, ओके, प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये डॉट प्रोडक्ट की है मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि यह कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ये 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप की डॉट प्रोडक्ट हो रही है सेम उसी के साथ 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पर भी वही मिल रहा है 6, लैम्डा की वैल्यू हो गई 3, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखूं 3/6, लैम्डा की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। अब इस लैम्डा को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। तो मेरा वेक्टर बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1/2 टाइम्स ऑफ 2, 1, -1, या फिर मैं कहूँ ये कॉमा है, इसको जीरो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब 1, 1/2 माइनस का 1/2। चेक कीजिए ऑप्शन 1, -1/2, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1, 1/2 -1/2 इज द राइट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है, कैन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर u v w। तीन वेक्टर्स हैं, पैरेललोपाइड का आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। और अगर आपको ये चीज पता हो, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स देखे हो, तो मैंने साफ साफ लिखाया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है। ये इक्वल होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, वेयर ए बी सी आर द कोटर्मिनस एजेस बोलूं या फिर मैं बोलूं कि एडजेसेंट साइड, ठीक है। मतलब जो आपके तीन पास पास वाली साइड्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो साइड्स होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने ए बी सी ना देकर यू बी डब्ल्यू दे दिए हैं, करना तो हमको वही है, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि मैथ में सारा जो खेल है वो फार्मूले का होता है। फार्मूला समझ में आया, फार्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपका फार्मूला माइंड से स्लिप हो गया, मतलब आप कुछ भी करते रहिए, आंसर नहीं आएगा। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ए डॉट सॉरी ए बी सी जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा u वेक्टर b वेक्टर w को लिख सकता हूँ वेक्टर u डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर w, ठीक है। और मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ ऐसे कि आई कैप जे कैप के कैप, सॉरी यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रही है, तो आई जे के तो आएंगे ही नहीं। तो आप 3/3 का एक डिटरमिनेंट बनाइए और u के जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के उसको लिख लीजिए। u को क्या है 1 2 और -1, b क्या है -2 0 3 और w क्या है 7, यहाँ पर 0 है 7 -4, ठीक है। नोट डाउन जो करना होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार बाई मिस्टेक कहीं के कोफिशिएंट कहीं लिख जाते हैं और आंसर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, इसलिए थोड़ा सा जब आप ये पॉइंट्स नोट कर रहे हो फोकस कीजिएगा कि आपने बिल्कुल सही सही कोफिशिएंट्स लिखे हैं या कुछ गलत हो गया है, ठीक है। अक्सर गलती कोफिशिएंट्स को लिखने में होती है, करना तो हर कोई जानता है। तो मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं तो मिलेगा क्या, और मुझे मिलेगा 1 टाइम्स, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज माइनस का 21 माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो 4 टू जा 8 प्लस का माइनस 0 8 माइनस 1 टाइम्स दिस इंटू दिस 7 टू जा 14 वो भी माइनस का, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, -21 माइनस 8 टू जा 16 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 14। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही हो। तो ये हो गया माइनस का 21, ये बचा माइनस का 2
और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 23। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। तो आप सोच रहे होंगे आपकी वैल्यू माइनस की आ रही है, यहाँ तो प्लस की दी हुई है, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इन दोनों के बीच का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपके पास एक बाउल है, कोई 3D शेप है, ठीक है, एक 3D शेप है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 3D शेप हो और वो कोई भी वॉल्यूम ऑक्युपाई ना करे, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बाउल है, बाउल में मैंने पानी डाला और उसमें पानी भरा ही नहीं गया, ऐसा हो सकता है कि बाउल ने पानी को ऑक्युपाई ही नहीं किया, क्योंकि कोई भी 3D शेप ऐसा नहीं हो सकता कि वो वॉल्यूम ऑक्युपाई ना करे। इसलिए अगर मैं यहाँ से फाइनल आंसर लिखूंगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ -23 दैट इज 23 स्क्वायर क्यूब यूनिट, सॉरी, ठीक है, क्यूब यूनिट। तो जो माइनस है एक्चुअली वो माइनस आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दें तो आप इसको 23 ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी 3D शेप होता है वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई 100% करता है, ठीक है, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑक्युपाई करने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करने की क्षमता है वो माइनस में चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कि ऐसा भी नहीं है कि कोई 3D शेप है वो कभी वॉल्यूम ऑक्युपाई ना करे, करेगा, जरूर करेगा, इसलिए मैं इसको माइनस की जगह सिलेक्ट कर देता हूँ। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको मेरी बात जो है या मेरा पॉइंट है क्लियर हुआ हो कि हमने माइनस से प्लस कैसे कर दिया और क्यों कर दिया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पर, सॉरी 88 पर। क्या है, कह रहे हैं वॉल्यूम, सॉरी वेक्टर्स, दिस 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 आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन एनी 2 ऑफ देम। अरे ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफी लेंथी पड़ जाएगा, चलिए देखते हैं। एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ABC से, ये A, ये B, ये C, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं OA की बात करता हूँ, ठीक है, इन्होंने साइड की कहा है, OA भी नहीं साइड लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि AB साइड जो है वो किसके इक्वल है। मैं यहाँ पर IJ के नहीं लगाऊंगा, आप खुद लगा लीजिएगा, 2 -1 -4, ठीक है। BC साइड जो है वो इक्वल है किस चीज के, 1 -3 -5, और CA साइड जो है वो इक्वल है किस चीज के, 3 -4 -4, ठीक है। अब ये 3 साइड्स आपके पास हैं। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, आप इसको AB या AC जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ट्राइंगल है तो आपको पता होगा AB BC CA ही होता है, ठीक है, ये CA लिख लीजिएगा। 3 साइड दी हुई हैं, तो एक चीज आपको पता होगी कि हम थीटा कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि cos थीटा अगर मैं कहूँ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A एंड मॉड ऑफ वेक्टर B होता है। पता तो होगा ही ना डॉट प्रोडक्ट के बारे में, आपको इस फार्मूले का यूज करना है, लेकिन ये फार्मूला मुझे 3 बार यूज करना है, कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी एक बात बता दूं, ठीक है। अगर ABC क्या है, यहाँ पर ABC साइड्स होते हैं, ABC आपके साइड्स होते हैं, दैट इज ये अगर मैं इसको वेक्टर A लिखूं, इसको वेक्टर B लिखूं, इसको वेक्टर C लिख दूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको वेक्टर A और BC को वेक्टर B, CA को वेक्टर C लिखा है, ठीक है। मुझे पहले ये वाला एंगल चाहिए होगा थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा बंद कर दूं तो AB और AC के बीच का एंगल है, AB AC के बीच का एंगल है, मतलब यहाँ पर A और C आ जाएगा। अगर मैं कहूँ cos theta 1 is equal to vector A dot vector C is divided by mod of vector A और mod of vector C। मैं इनके पहले mod निकाल लेता हूँ, यहाँ से mod of vector A, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊं, मैं आपको बस शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इतना लंबा नहीं करना है, 3 बार आपको cos थीटा की वैल्यू नहीं लगानी है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 16 हो गया आपके 21, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 और 26 प्लस 9 जो होता है आपका, ठीक है। अगर मैं C का निकालता हूं तो ये मिलेगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16, तो ये हो गया आपका कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब मुझे एक बात बताइए, डिवीजन में जो मेरा आएगा
इन दोनों में से कोई से दो ही तो आएंगे। कभी 21 मल्टीप्लाई बाय 35 आ जाएगा, या 35 मल्टीप्लाई बाय 41 आ जाएगा, या 41 मल्टीप्लाई बाय 21 आ जाएगा। क्या कहीं पर यहाँ पर तक आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। या तो 41 आ रहा है, डिवीजन में सिर्फ 41 आ रहा है, लेकिन एक बार में मेरे दो आएंगे, या तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी आएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी आएगा, ठीक है, डिवीजन में। तो क्या इनमें से कोई सा एक हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको ये डिटेल में करके दिखाता हूँ। ये था पहचानने का तरीका सिर्फ मॉडुलस से, क्योंकि मॉडुलस में डिवीजन में आपके पेयर्स में आएंगे, दो दो वेक्टर्स आएंगे। तो ए डॉट सी अगर मैं निकालूं, ठीक है, ए और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करूं इस इसकी, ठीक है, माइनस इधर का उधर आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सी ए को ए सी करेंगे, माइनस लगाएंगे, लेना तो मुझे फिर से मॉडुलस ही है उसका, तो माइनस फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 3 टू जा 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इज डिवाइडेड बाय रूट 21 रूट 41, ठीक है, दैट इज ये हो गया आपका 26 डिवाइडेड बाय रूट 21 रूट 41, ठीक है। एक मिल गया ना आपको। अब मैं कह देता हूं कि भाई आपका ये वाला एंगल क्या है, थीटा 2 है, तो मैं cos थीटा 2 भी निकाल लेता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। ए डॉट बी निकाल लेता हूं, क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 20 इज डिवाइडेड बाय mod of a mod of b that is 21 रूट 21 रूट 35। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 इज डिवाइडेड बाय रूट 21 रूट 35। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ये वाला एंगल थीटा 3 है, तो मैं cos थीटा 3 की वैल्यू अगर निकालूं तो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज डिवाइडेड बाय mod of b एंड mod of c। अब b डॉट c निकाल लेता हूं मैं, दैट इज इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय रूट 35 रूट 41। आगे सॉल्व करता हूं, पाऊंगा क्या, ये आपका 12 है, ठीक है, ये आपका 12 है, तो हो गया 15 प्लस 20 दैट इज 35 इज डिवाइडेड बाय रूट 35 रूट 41, ठीक है। क्या कोई सा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इसमें मैच कर रहा है आपका? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका था, आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि भाई आपके डिवीजन में पेयर्स में आएंगे ही चीजें, पेयर्स में आएंगी। पेयर्स में आएंगी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका रूट 21 रूट 41 आएगा, रूट 21 रूट 35 आएगा, रूट 35 रूट 41 आएगा, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पूरा सॉल्व करना ही नहीं था, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया। आई थिंक आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है कि आपके पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए वेक्टर सी आर टू गिवन वेक्टर्स, व्हाट विल बी द वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो है आपको पहले से कई बार लिखा चुका हूं, बता चुका हूं। क्या है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इसका मतलब ये हो गया कि आप मैदान में उतरे ही नहीं और आपका गेम ओवर हो गया। कैसे? अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो क्या ए क्रॉस बी की जगह वेक्टर सी नहीं लिख सकता? जी बिल्कुल लिख सकता हूं, इन्होंने ही तो कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, इन्होंने ही कहा कि आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूं, हो गया मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से आपको निकाल के दिखा दूं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3, या फिर मैं लिखूं मॉड ऑफ ए की वैल्यू हो गई √3। ठीक, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 लिखेंगे। सिमिलरली मॉड ऑफ सी की वैल्यू मैं निकालूं तो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखूं तो हो जाएगा आपका √2, और मॉड ऑफ सी की वैल्यू अगर मैं निकालूं स्क्वायर की तो ये हो जाएगी 2।
तो मैं वही तो कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, वही तो कर रहा हूं। तो मैंने लिखा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर की वैल्यू 2 प्लस ये हो गया आपका 100 और ये मॉड ऑफ बी तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 3 मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। ये हो गया 102 इज डिवाइडेड बाय 3 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर निकालूं तो किसके इक्वल होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। दैट इज मॉड ऑफ बी का स्क्वायर की वैल्यू 34 है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बात खत्म हो जाती है। कैसे? अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको √34 वैल्यू दे रहा है। तो मैं यहां से निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका रूट 4 4 16 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। यहां से होगा क्या, यहां से हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज हो गया √27, ठीक है। ये रूट 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, 12, 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा क्या, √9 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 34। 9 9 18 होता है, 18 प्लस 10 आपका हो जाएगा 28, 28 प्लस 6 दैट इज 34। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने कहा कि मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या देगा, यहाँ से अगर मैं मॉड ऑफ बी निकालूं तो √34, और √34 कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेक कीजिए। चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है आइए देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। अब 3 पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा है तो हमें उस प्लेन का एक इक्वेशन चाहिए होगा। ये क्वेश्चन गलत जगह पर आ चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन 3D का है और यहाँ पे इन्होंने वेक्टर में पूछा हुआ है। हालांकि मैं आपको जब सिलेबस डिस्क्राइब किया था तब मैंने आपको बताया था कि आपको जो 3D है आपका स्ट्रेट लाइन प्लेन स्फीयर मैं आपको वेक्टर की हेल्प से कराऊंगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको मैं किस तरह से कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, मोटी बात समझते हैं क्या है कि एक प्लेन के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपके सामने एक प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, एक ये प्लेन ड्रॉ किया है और इस पे मैंने 3 पॉइंट्स को लिए। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट वेक्टर ए, एक पॉइंट वेक्टर बी, एक पॉइंट वेक्टर सी। इन्होंने यही तो कहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स ले लिए, इनसे एक प्लेन पास हो रहा है। ये आपके सामने प्लेन बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका प्लेन है जो आपका ए बी सी से पास हो रहा है। तो इसको करेंगे कैसे, तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो अभी बता देता हूं कि प्लेन जो है, प्लेन के लिए चाहिए होता है एक पॉइंट और एक चाहिए होता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये प्लेन का क्या है, ये है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। प्लेन के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, क्या, एक तो चाहिए होगा आपका नॉर्मल वेक्टर और क्या चाहिए होगा, और चाहिए होगा आपका पॉइंट। तो मैंने कहा कि भाई ये प्लेन जो है ए से पास हो रहा है और इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, ठीक है। तो एक काम करें, आप ए को बी से मीट करा दें और ए को सी से मीट करा दें, ठीक है। इस प्रकार से आपके दो नए वेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक, कैसे बताता हूं। एक वेक्टर आपका ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, और एक वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। तो मैंने आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट बताया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो एक वेक्टर ए इसके भी परपेंडिकुलर हो, एक वेक्टर बी इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर वो क्या हुआ करता था, वो कुछ और नहीं हुआ करता था बल्कि उनकी क्या हुआ करती थी, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब जो मेरा, अगर मैं इसको लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ईटा कैप लिखूंगा, ठीक है, ईटा कैप लिखा, तो मैं यहाँ से एक में वेक्टर एन लेता हूँ। थोड़ा सा समझना मैंने वेक्टर एन क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। तो वेक्टर एन जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। यहाँ ईटा कैप जो होता है, ईटा कैप की वैल्यू इक्वल होगी, ईटा कैप जो है वो इक्वल होता है वेक्टर एन का यूनिक पार्ट, ठीक है। वेक्टर एन का क्या लेना है आपको, यूनिक पार्ट लेना है, जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, इसलिए मैंने एन और ईटा से लिखा है। तो मैं पहले वेक्टर एन निकालता हूं, बी माइनस ए और सी माइनस ए करके, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। और ये सब मैं कर क्यों रहा हूं, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, या फिर मैं कहूं पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेक्टर ए, ठीक है, पासिंग थ्रू
वेक्टर ए, ठीक है, हैविंग नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर n इज गिवन बाय, जो होती है वो ये होती है कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n, ठीक है, n की जगह मैं यहाँ से चलिए ईटा कैप लिख देता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ईटा कैप, मैंने नॉर्मल वेक्टर को कैसे लिख दिया, ईटा कैप से लिख दिया, ठीक है, इक्वल होगा किस चीज के, वेक्टर ए डॉट ईटा कैप, ठीक है। ए क्या है, ए आपका वो वाला पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है, या मैं कहूँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बनने में दिक्कत कर रहा है, छोड़िए इसे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ बी माइनस ए और सी माइनस ए। तो बी माइनस ए करूंगा, दिस माइनस दिस, दैट इज हो जाएगा आपका माइनस का 1, 10 माइनस 6 दैट इज 4, माइनस 9 माइनस माइनस 6 दैट इज माइनस का 3। ऐसे ही सी माइनस ए करता हूँ तो माइनस 5 माइनस माइनस 2 दैट इज माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ से मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा आई कैप टाइम्स 4, ये 0 हो जाना है, और ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, वो भी आपका माइनस का, ठीक है। तो मैंने माइनस 18 लिखा, माइनस जे कैप टाइम्स निकालूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 3 जा 9, ठीक है, ये माइनस का 9, प्लस के कैप टाइम्स निकालूंगा, क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस दैट इज 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 18। यहाँ से अगर मैं देखूं माइनस का 9 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो मिलेगा क्या, मिलेगा मुझे 2 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा किस चीज का, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 के कैप, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी, ये थी वेक्टर एन की। मैंने आपको जस्ट बोला था कि मुझे तो चाहिए क्या, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, क्योंकि मेरा फार्मूला आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल होगा, ईटा कैप, मैंने बोला सिर्फ यूनिक पोर्शन जो कॉमन है उसको आप छोड़ दो, तो आपका हो गया क्या, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। समझना, इसको उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ तो मिलेगा क्या, वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब आपका ये वाला, ठीक है, माइनस का 2 6 माइनस का 6, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बाय, मैंने यहाँ पर आई जे के नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता, तो आप लिख लीजिएगा चाहो तो 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किस चीज के, इसकी मल्टीप्लाई, माइनस का 4, ये हो गया आपका क्या, 6 इंटू माइनस 1 डेट इज हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 डेट इज 12, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, वो क्या होगा, आपका ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस ईटा कैप कहूं या मैं नॉर्मल वेक्टर कहूं, नॉर्मल वेक्टर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, फॉर्मूला तो मेरा एक ही रहता है। और अगर आप नॉर्मली करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला या एक अलग इक्वेशन ऑफ प्लेन याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ एक याद रखो, बस ईटा कैप या फिर नॉर्मल वेक्टर निकालने के अलग अलग तरीके मैं बता दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देख पा रहे होंगे। तो आई थिंक आपको आज मेरी बात क्लियर हुई हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, और ऐसे ही और आगे के वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 से। थैंक यू।